अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है तब से लेकर अब तक उनको कई चैलेंजेस और बहरानों का सामना है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि वफाकी हुकूमत और वफाकी वज़रा इन बहरानों की जिम्मेदारी लेने के बजाय सारा का सारा मलबा माजी की हुकूमतों पर डाल देते हैं। और ये हम देखते हैं कि टीवी चैनल्स पर अक्सर जो बयान होते हैं, जब तनकीद होती है तो उस वक्त वो तमाम तर जिम्मेदारी लेने के बजाय वो जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल देते हैं। इसी तरह का एक मामला कराची में लोड शेडिंग का है। कराची में इस वक्त खौफनाक लोड शेडिंग है। पिछले 2-3 हफ्तों से 7-8 घंटे की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। इस पर काबू पाने के हवाले से एहतजाज भी हुए हैं, सियासी जमातों ने भी एहतजाज किए हैं, शहरियों ने भी एहतजाज किया। ये मुतालबा किया है कि के इलेक्ट्रिक को इसका जिम्मेदार ठहराया जाए और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से एक टीम बनाई थी और असद उमर साहब और शहजाद कासिम साहब जो कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं, वो आज कराची पहुँचे और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ज़ेर सदारत आज एक इजलास हुआ और उस इजलास में ये बताया गया है कि कराची में जो लोड शेडिंग है अब वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कराची के इलेक्ट्रिक को जो गैस की फराहमी है उसमें इजाफा किया जाएगा। कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, उसको फिल फौर कैसे ख़त्म कराया जा सकता है, उसके लिए गैस सप्लाई का इजाफे का भी फैसला कर लिया गया और फर्नेस ऑयल की जो सप्लाई है उसके अंदर इजाफा भी कर दिया गया है। और इंशाअल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें होने के बाद कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। असद उमर साहब और शहजाद कासिम आज कराची में मौजूद थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के ज़ेर सदारत आज इजलास हुआ जिसमें कराची के मेयर भी मौजूद थे, के इलेक्ट्रिक के जो ऑफिशल्स हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। और असद उमर साहब ने बताया कि के इलेक्ट्रिक को अब पहले से ज़्यादा गैस दी जाएगी, जिससे फौरी तौर पर यह मसला हल हो जाएगा, यानी कि कल से गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। ये भी उन्होंने बताया कि अगले 2 साल में के इलेक्ट्रिक को 1350 मेगावाट मज़ीद बिजली दी जाएगी, जिससे ये मसला जो है मुस्तकिल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यही बात जब नेशनल असम्बली के फ्लोर ऑफ द हाउस भी थी और अपोजिशन ने तनकीद की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत पर तनकीद की कि कराची में आज भी इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ हुकूमत कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, तो उस दिन फ्लोर ऑफ द हाउस असद उमर साहब ने सारी की सारी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी थी। के इलेक्ट्रिक की प्राइवेटाइजेशन निजकारी तो की तहरीक इंसाफ ने, ऐसे लग रहा है इनकी बातों से। सर, के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत में। उसके बाद 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, फिर उसके बाद आ गई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत। 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हुकूमत चली। हम उनसे भी यही सवाल पूछेंगे कि ये मेंबर्स ऑपोजिशन के पूछ रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक का जो मालिक है वो बहुत बड़ी क्रिमिनल आउटफिट है, तो इन्होंने 5 साल उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। असद उमर साहब से हुकूमत से जब ये सवाल हुआ कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, तो असद उमर साहब ने कहा कि ये निजकारी हमारे दौर में नहीं हुई थी। इसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी आई है, नून लीग की हुकूमत भी आई है। अगर ये इतना ही बड़ा क्रिमिनल आउटफिट है तो आपकी हुकूमतों ने इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। ये वाहिद इशू नहीं है जिस पर यह तनकीद हुई हो और जो हुकूमत पर तनकीद हुई हो और हुकूमत ने इसका जवाब ये दिया हो कि माजी की हुकूमतें इसकी जिम्मेदार हैं। और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है। काफ़ी सारे ऐसे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वर्से में मिले हैं। सबसे बड़ा मसला इकॉनमी का है, मईशत का है, जो कि अच्छे हाल में नहीं मिली तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे इशूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे बहरान हैं जिनकी जो नौयत है वो ज़्यादा संगीन हुई है, ज़्यादा गंभीर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में। और कई बहरान और इशूज़ ऐसे हैं जो कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमतों पर डाल दी जाती है। अवाम अब ये सवाल करते हैं कि माजी की हुकूमतों को ही कसूरवार ठहराया जाएगा या तहरीक इंसाफ ये भी बताएगी कि हमने कौन से ऐसे इक़दाम उठाए हैं जिसकी वजह से इन मसाइल में कुछ हद तक बेहतरी आई हो या ये मसाइल ख़त्म ही हो गए हो। ये सवाल अब आवाम पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे इशूज़ हैं। चीनी का इशू आया, आटे का बहरान आया, उसकी जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाल दी गई। गैस की किल्लत हुई 2018 में, समझ आता था कि माजी की हुकूमतों पर डाला गया, लेकिन 2019 में भी जब गैस की किल्लत हुई तो उसकी जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमत पर डाल दी गई। प्लेन क्रैश होता है PIE का, उसकी तहकीकात में पता चलता है कि पायलट्स के जाली लाइसेंसेज हैं, फेक लाइसेंसेज हैं, उस हवाले से भी मुकम्मल जिम्मेदारी माजी की हुकूमतों पर डाली गई। और इसी तरह सानिया साहिवाल का जो वाक़या आपको याद होगा, जहाँ पे पुलिस अफसरान ने बेकसूर लोगों को खुलेआम
शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी भी तहरीक इंसाफ ने माजी की हुकूमत पर ही डाली थी। ये तमाम ऐसे इशूज़ थे, तमाम ऐसे बहरान थे जिनकी जिम्मेदारी हुकूमत ने माजी की हुकूमतों पर डाली है। आखिर में आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल ये कह रहे थे कि सियासी भर्तियाँ पुलिस में हुई हैं, इसीलिए सानिया साहिवाल किस्म के वाक़यात सामने आते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, शिबली फराज साहब। शिबली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर, आपकी हुकूमत को आए हुए अब 2 साल हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल और ऐसे बहरानात हैं जो कि आपको विरसे में मिले और उसमें आपका कसूर नहीं था। मईशत आपको कहते हैं आप अच्छे हाल में नहीं मिली, लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज़ भी हैं, बहुत सारे ऐसे बहरान हैं जिनकी नौयत ज़्यादा गंभीर हुई है, या ऐसे भी बहरान हैं जो कि आपकी हुकूमत में आके पैदा हुए हैं, आपके बदइंतज़ामी की वजह से पैदा हुए हैं। उसकी जिम्मेदारी तो वफाकी हुकूमत को लेनी चाहिए, ना कि 2 साल बाद वो जिम्मेदारी भी माजी की हुकूमतों पर डाल दी जाए। अवाम तो अब आपसे ही जवाब मांगेंगे इसका। देखें, जो आपने अपना जो इब्तिदाइया दिखाया है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि उसमें कोई एक बात ऐसी नहीं थी जो कि गलत हो। बिल्कुल, आई स्टैंड बाय एंड आई एंडोर्स व्हाट हैज़ बीन सेड। देखें, बात ये है कि आप जनरली अगर आप बात करें कि हमारी हुकूमत और माजी की हुकूमतों में क्या फ़र्क था, तो फ़र्क यही था कि देखें, पहली बात तो ये है कि आप माजी से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते। आज अगर आप शहजाद इकबाल हैं तो आप आज अपने माजी को पीछे से नहीं छुड़ा सकते। आपने वही होना है जो कि आपको आज की सिचुएशन मिलेगी। आपने देखा होगा कि ये जो जितनी भी चीज़ों का जिक्र आपने किया, इसमें फैक्ट नहीं है। क्या ये चीनी का बहरान उस चीज़ की कंटिन्यूटी नहीं है जो कि उन्होंने अपने ज़माने में एक कार्टेल्स को, एक माफियाज को, जस्ट बिकॉज वो खुद अपनी मिलें रखते थे, तो उसकी वजह से वो। और आपका क्या ख्याल है कि ये इतने कमज़ोर लोग हैं, इनके मफादात इतने जुड़े हुए हैं कि ये आपको एक ऐसी हुकूमत को जिसका कि बेसिकली जो उसका एजेंडा है वो यही है कि हमने पाकिस्तान को इन माफिया से, इन कार्टेल से, इससे हमने निजात दिलानी है। अगर आप समझते हैं कि ये इतने कमज़ोर लोग हैं, हम नहीं समझते कि बावजूद इसके कि हुकूमत है हमारी और कोई भी हुकूमत हो, लेकिन अगर उनकी इंटेंशन ये है कि उन्होंने इस मुल्क को ठीक करना है, तो जाहिर है कि इनकी तरफ से रेजिस्टेंस होगा। वो जगह जगह पे हमारे लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट करेंगे, बिकॉज उनके मफादात जुड़े हुए हैं। जबकि हमारी हुकूमत, हमारी लीडरशिप, हमारे प्राइम मिनिस्टर का न तो कोई कारोबार है और न उनकी कोई विरासती सियासत है। वो तो आए हैं और इसी वजह से उन्होंने, अवाम ने उनको जो मैंडेट दिया है वो बुनियादी इन्हीं चीज़ों को ठीक करने आए थे। और अगर आप ये समझते हैं कि ये मसाइल इतने सिंपल थे जो कि हमें विरसे में मिले हैं, जो कि 2 साल से, अभी 2 साल भी नहीं हुए, 20 महीनों में, 21 महीनों में अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे टोटली, तो ये मेरा ख्याल है कि आप कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आप हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपको कि आप समझते हैं कि हमें वो कैपेबिलिटी। शिबली साहब, इसका शुक्रिया वैसे आप वज़ीर आज़म साहब को आप शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ये बातें तो अवाम से की गई थी ना। देखिए, जब आपने मैंडेट अवाम से मांगा था तो मैंडेट आपको इसी बात का मिला था कि बहरान बहुत सारे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं और आपने इनको फिक्स करना है, यही आपने अवाम से कहा था। और उस वक्त तो ये कहा गया था कि 100 दिन में कर देंगे, 1 साल में कर देंगे, लेकिन अब 2 साल बाद भी जब कोई तनकीद करता है, कोई सवाल पूछता है, तो जवाब में सिर्फ ये आता है कि ये माजी की हुकूमत ने किया है, इसमें माफियाज मौजूद हैं। इन्हीं माफिया से लड़ने के लिए, इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए ही वोट मांगा था ना। उसके लिए सबसे पहले जो है तो हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, बनिस्बत आपके कि जो आपको प्रोग्राम जो देख रहा हो उससे ये लगे कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ, तो जाहिर है कि आपको सपोर्ट, बिकॉज ये आपका भी पाकिस्तान है, ये सिर्फ हमारा पाकिस्तान नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, शहजाद, ये है कि ये चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स होती हैं और आप कहते हैं कि जी हमें अवाम, बिल्कुल हमें अवाम ने मैंडेट दिया है, अभी हमारे 3 साल रहते हैं। आप ये सवालात हमसे 5 साल बात करें, अगर उसका हम जवाब नहीं दे सके तो फिर आप बात करें, लेकिन बजाय इसके कि आप इस चीज को इनकरेज करें जो कि हुकूमत जो अच्छी चीजें कर रही हैं। आप मुझे बताएं कि आपका मुल्क जो कि जिसका कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल, जिसकी मईशत तबाह, ये हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तबाह किया है। आप मुझे बताएं कि जो कोविड जैसी मूसी मर्ज जो कि सारी दुनिया के अच्छों के उसने छक्के छुड़ा दिए हैं, अच्छी हुकूमतों को वो बिल्कुल कलैप्स कर गई हैं, उनकी इकोनॉमीज कलैप्स कर गई हैं। चलो हम यूरोप की बात नहीं करते हैं, आप हमसाए मुल्क में देखें, इंडिया में देखें। आपने यहाँ पे इसका एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्ट्रेटेजी, जिसको कि आप इतने क्रिटिसाइज करते रहे, उनकी कामयाब स्ट्रेटेजी थी जिसकी कि इंटरनेशनली जो है पजीराई मिल रही है हमें। इस मुल्क में न तो हमने देखा कि कोई सिविल अनरेस्ट हुई, न हमने देखा कि कोई सप्लाई चेन मुतासिर हुई, न कोई हमने देखा कि दुकानों पे या और उस पे स्टोर्स पे रन हुआ।
ये सारी चीजें आप अपनी, हमारा जो अमवात का रेट है, आप हमारी जो इन्फेक्शंस का, आप हमारे हॉस्पिटल की, हम ये बात शिबली साहब आपकी दुरुस्त है कि अमवात हमारे यहाँ कम हुई है, लेकिन केसेस के एतबार से हम 11वें नंबर पे आ चुके हैं। 190 ममालिक में हम 11वें नंबर पे आ चुके हैं। फिर मैं आपको सवाल भी नहीं सुनूंगा। देखिए शहजाद, आप एक बात याद रखिए, आपने सवाल किया, आप उसका जवाब मैंने तो सवाल बड़े आराम से किया। जी जी, मुझे बुलाया, मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपको काफी वक्त दिया है हर सवाल का जवाब देने के लिए। जी ना, सुनने दें, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम आए तो 2 लेबोरेटरीज थी, ये फैक्ट है कि नहीं है? 2 लेबोरेटरीज, टेस्टिंग लेबोरेटरीज थी, हमने उसको उठा के 129 पे ले गए हम। आपने कभी कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बहुत पॉजिटिव काम किया है? हमने हॉस्पिटल्स, आपको हॉस्पिटल्स के सामने जो है तो लोग नजर आते हैं जो कि खुदा ना खास्ता वो जो है तो बाहर लेटे हुए हो। हमने इस पूरे उसको एक ऐसे तरीके से हमने चलाया है जो प्राइम मिनिस्टर का पहले दिन से बयान था और आखिरी दिन तक वही कंसिस्टेंसी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने इस मुल्क के मईशत को भी देखना है और हमने इस मुल्क के गरीबों की तो किसी ने पहले बात नहीं की है। पीपल्स पार्टी करती थी सिर्फ नारे के हद तक, रोटी कपड़ा मकान। क्या किया उन्होंने? मकान तो उन्होंने महल अपने बना लिए। अब मैं जो सवाल करूं प्लीज उसका जवाब भी दे दीजिएगा। मैं सिर्फ ये बात कर रहा था, आपने कहा कि हमने बड़ा कंट्रोल पाया है। इस वक्त केसेस के एतबार से पाकिस्तान का नंबर 190 ममालिक में 11वां नंबर है, यानी कि कल हम इटली को भी क्रॉस कर गए, 11वें नंबर पर इस वक्त है। लेकिन जो मैं सवाल, आप जो कह रहे हैं कि चीनी का कार्टेल था, आपने चीनी की मिसाल दी। अब देखिए कार्टेल अगर एग्जिस्ट करता था, सर कोविड पे आप जवाब दे दें कि आप मुतमईन हैं कि नहीं है? आया हम इंडिया से बेहतर हैं कि नहीं है? आया हम बाकी मुल्कों से बेहतर हैं कि नहीं है? आप मुझे पूरा निजाम बताएं कि किस तरह से मुल्क पुरअमन तरीके से चल रहा है। माशाअल्लाह किसी चीज की कमी नहीं है, कोई हमारे यहाँ कोई केओस नहीं हुआ, कोई बलवे नहीं हुए जब जिस तरह के और मुल्कों में हुए। कराची में आपने उसकी एक सैंपलिंग देख ली। शिबली साहब बड़ी सब्जेक्टिव सी बहस है। मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कोविड-19 में 2.5 लाख केसेस आ चुके हैं, 5,000 से ज्यादा अमवात हुई है, यकीनन आप भी कहेंगे कि 5,000 अमवात होना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्टिव बहस है। मैं आपको वियतनाम की एग्जांपल भी दे सकता हूं, होना चाहिए, मैं आपको ये एक अपनी वबा है भाई। जी बिल्कुल है, इसीलिए मैंने तो कोविड का नाम भी अपने इंट्रोडक्शन में नहीं लिया। लेकिन जैसे आपने चीनी की मिसाल दी, एक अच्छी बात है ना, अब चीनी की बात है, सारी चीजें जो आपने कही है ना, जो आपने दी है, ये उसका हाथ करता है कि इस हालात में पता चलता है कि मुल्क किस तरह चल रहा है, उसकी लीडरशिप कौन सी है, किस तरह से मुनज़्ज़म तरीके से किस मैंने अपने इब्तिदाइये में चीनी के बहरान का जिक्र किया और आपको कहा कि जिम्मेदारी इसकी माजी की हुकूमत पर डाल दी जाती है, और आप कह रहे हैं बिल्कुल फैक्ट बात है, कार्टेल था, उन्हीं के जमाने से था। लेकिन उनके जमाने में जब कार्टेल था तो आपकी बनाई हुई रिपोर्ट, आपकी बनाई हुई शुगर कमीशन रिपोर्ट ये कहती है कि नून लीग के दौर में जो प्राइस थी वो 53-55 रुपए थी। अब ये कीमत चीनी की 80-85 रुपए पहुंच चुकी है। तो कार्टेल शायद उस वक्त होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन कीमत फिर भी कंट्रोल में थी, कीमत अब बढ़ी है। इसी तरह जो गंदुम की कीमत है वो आपके दौर में बढ़ी है, आटे की कीमत आपके दौर में बढ़ी है। देखिए शहजाद, ना आप इतने ना समझें और ना मुझे समझें और ना आवाम को समझें। बात यह है कि जब ये शुगर प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशन होती है, बुनियादी तौर पे ये कमीशन बना क्यों? ये बना इसीलिए कि इतनी प्राइसेस क्यों राइज कर गई हैं। बिकॉज एक तरह मैंने शुरू में कहा कि देखें ये लोग बड़े पावरफुल लोग होते हैं। ये सिर्फ इमरान खान है जो इनको टेक ऑन कर सकता है, इसी वजह से ये सारे इमरान खान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं है। उसकी वजह यही है के हमें डिस्क्रेडिट करने के लिए मार्केट में शॉर्टेज, महंगाई करना। इसकी वजह ये कि अभी भी इन्हीं के हाथों में है ना, ये तो नहीं है कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आ गए, उन्होंने शुगर मिलें चलानी शुरू कर दी है। यही इसीलिए आपकी पार्टी में तो जो लोग थे वो शुगर मिल काफी अरसे से चला रहे थे, काफी अरसे से तनकीद भी होती थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इनको ना लगाएं इस इंपॉर्टेंट पोजीशन पे। उस वक्त हुकूमत बात नहीं सुनती थी, लेकिन आप उस रिपोर्ट का क्रेडिट हमें देने को तैयार नहीं है। मैं आपको उस रिपोर्ट का क्रेडिट एक नहीं कई मर्तबा दे चुका हूं, और मैं आपकी खुशी के लिए शिबली साहब मैं दोबारा दे देता हूं, मैं क्रेडिट आपको दे देता हूं, लेकिन मेरी बात सुने। जब आप कहते हैं टाइम लिमिट्स के साथ, देखें शहजाद, टाइम लिमिट्स के साथ जो प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली टाइम लिमिट्स की पहली दफा है कि किसी भी रिपोर्ट के उसके जो एक्शन पॉइंट्स हैं, जो उसकी एक्शन मैट्रिक्स है, वो बिल्कुल तरतीब देकर और रिस्पेक्टिव इदारों को उसके हवाले किए गए। अब इसमें दो चीजें होंगी, एक तो यह है कि वो इदारे जिनके सपोर्ट किए गए, जो इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो इदारे भी अकाउंटेबिलिटी के उसमें आ जाएंगे कि आपने क्यों नहीं वो फर्ज अदा किया जिसके लिए आप बिठाए गए हैं। तो इससे एक ओवरऑल, और इसी तरह हम चलेंगे ना। शिबली फराज साहब देखें, अवाम आपसे क्या चाहती है? अवाम चीनी की कम कीमत चाहती है या अवाम आपसे ये चाहती है कि आप एक रिपोर्ट शाये कर दें? रिपोर्ट का क्रेडिट आपको मिलता है, लेकिन आप देखिए, आप सवाल तो सुन लीजिए, अब सवाल तो सुन लीजिए। आपका एतराज है कि मैं जवाब नहीं सुनता, अब आप सवाल नहीं सुन रहे हैं। क्या उनके गले पकड़ लें? अब मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर
हम चीजें ऐसे नहीं कर सकते हैं। नहीं। इसका नतीजा जो ये रिपोर्ट है उसका नतीजा यही होगा, उसका जो लॉजिकल एंड है वो यही होगा कि आपकी कीमतें जो हैं वो कम होंगी, बिकॉज आपने बीच में जितने भी वो लोग थे जो एक्सप्लॉइट कर रहे थे, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि किसान अपनी जगह पे उसको लूटा जा रहा था। फराज साहब, जब कीमत कम होगी, लूटा जा रहा था और अवाम को जब कीमत कम होगी तो क्रेडिट आपको मुझसे लेने की जरूरत नहीं है, अवाम ही उसका क्रेडिट आपको देगी। लेकिन सवाल मेरा ये था, जो आप खुद एतराफ कर रहे हैं कि जब हम आए हैं तो ये जो कार्टेल्स थे, ये जो माफियाज थे, ये कीमत को ऊपर लेके चले गए, तो इसमें आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि ये बद इंतजामी की वजह से है। माफिया को कंट्रोल करना, अब सवाल सुन लीजिए ना, माफिया को कंट्रोल करना शहजाद इकबाल का काम तो नहीं होगा ना। माफिया को कंट्रोल करना माजी की हुकूमत का काम नहीं है, अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके दौरे इक़्तिदार में ये कीमत बढ़ती है तो जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। आई विश कि आप लोग उतनी वसिफरस होते जब इस मुल्क को लूटा जा रहा था, उस वक्त आप उतने ही विगरसली वसिफरसली इन चीजों को उठाते, रोजाना उठाते। जी, उस वक्त इमरान खान साहब ही बैठ के तारीफ करते थे कि पनामा के मामले पर मीडिया ने, आप लोगों ने बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया है। और इमरान खान ही हमें बताते थे कि जब हम हुकूमत में आए या कोई भी हुकूमत हो, मीडिया का काम ये होता है कि हुकूमत की जो कारकर्दगी है, जहां पे कोताहियां हैं, उसकी निशानदेही करें। ये इमरान खान साहब ने ही बताया था। करते हैं तो आप एतराज करते हैं। हाँ भाई, ये बड़े अच्छा है कि जब एतराज करो, जब कोई मसाइल, कोई मसला बताओ तो आप कहते हैं कि एजेंडा सेटिंग है। ये अब कीमत बढ़ी है 85 रुपए, क्या ये एजेंडा सेटिंग है शिबली फराज साहब? ये इस तरह के पर्सनल रिमार्क्स तो मैं भी दे सकता हूं। मैं तो आपकी कारकर्दगी पे सवाल उठा रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने जानबूझ के मुल्क को लूट लिया, आपने मुल्क को बर्बाद कर दिया। ये जुमले नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं, आप जर्नलिस्ट हैं या एंकर पर्सन है, जो भी आपका, मुझे वो नहीं पता। मैं आपको एक बात कहूं, देखिए, जब भी कोई चैनल होगा, कोई अखबार होगा, कोई सहाफी होगा, अगर तो वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहेगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये नहीं कि हर चीज बुरी है, सिर्फ बुरी चीजों को उठाना है, ये सिर्फ अच्छी चीजों को उठाना है, वो दोनों एजेंडा सेटिंग में आते हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप बात करते हैं तो आप जो अच्छी बात भी करते हैं उसमें भी आप एक ऐसा तंज ले आते हैं या कोई ऐसी बात ले आते हैं कि उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मेरे ख्याल से जो पार्टी हुकूमत में होती है उसको ये फील होता है। हम 5 साल, नून लीग कहती है 5 साल में हमने बिजली का बहरान हल कर दिया, लेकिन हमने 1.5 साल से सुनाना शुरू कर दिया था, शहबाज शरीफ साहब आपने 1.5 साल का वादा किया, 5 साल तक उनको ये सुनाते रहे कि आपने 1.5 साल का वादा किया था बिजली का बहरान हल करने के लिए। उस वक्त उनको भी यही लगता था कि हम एजेंडा सेटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऑपोजिशन में होते हैं तो आप मीडिया को कहते हैं कि आप क्रिटिसाइज करें, आप हुकूमत की कोताहियों की निशानदेही करें। हैप्पी जी आप बात करें। अच्छा, एक सवाल, मैं एक और मिसाल आपको देता हूं। सानिया साहिवाल हुआ, क्या जो जिम्मेदार थे उनको गिरफ्तार करके उनको सजा देना ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी? क्या उसमें भी हम यही निशानदेही करते रहेंगे कि हमारी पुलिस कितनी पॉलिटिसाइज हो चुकी है? देखें, बिल्कुल करें आप, लेकिन तब भी मैं मानूंगा जब आप मॉडल टाउन का भी जिक्र करें, जब आप कराची के इश्यूज का भी जिक्र करें, जो कि आजकल बात हो रही है। देखिए, आपका काम, मैं उससे एग्री करता हूं। मेरे ख्याल से कोई 5 साल मॉडल टाउन पे हमने बात की है शिबली फराज साहब, आप ये नहीं कह सकते कि मॉडल टाउन पे बात नहीं की गई है। देखें बात सुने, आपको अगर फिर मैं कहूं, देखें ये जो पुलिस है, ये पुलिस अगर सियासी बुनियादों पे भर्ती होगी, ये इसका आपको भी इतराफ है और हमने देखा भी है। अगर जो जितने भी ये इदारे हैं, बात मुल्क जो है ना इंडिविजुअल्स नहीं चलाते हैं, मुल्क जो है इदारे चलाते हैं। इदारों को इतना मफलूज कर दिया गया है, इदारों को इतना डिफैंग कर दिया गया है कि वो इदारे अब बराइनाम रह गए हैं। अब अगर हम आपको बताएं कि जो चीज हमने उठाई है उसमें हमें इतनी वो मिली है, बैड स्मेल मिली है कि हमारा दिल ही नहीं चाहता कि उसके ऊपर कहते हैं कि दोबारा ढक्कन रख दें। लेकिन फैक्ट ये है कि हमारी हुकूमत पूरी तरह से, देखिए असल चीज क्या है, कमिटेड है, वो है लीडरशिप इज टोटली कमिटेड कि हमने इस मुल्क को ठीक करना है कम वोट में। अगर रिकॉन्सिलिएटी ट्रेडिशनल सियासत करने लगे जिसमें हम कहें कि जी ये हम अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, हम लोगों को वो नहीं करेंगे, एक्सपोज नहीं करेंगे, बहुत शुक्रिया। अकाउंटेबिलिटी आप करें, आप कहते हैं हुकूमत कमिटेड है, लेकिन ऑब्वियसली अवाम रिजल्ट भी देखना चाहती है। 2 साल बाद नहीं तो अगले साल भी और लोग ये सवाल आपसे कर रहे होंगे कि ठीक है, माजी की हुकूमत ने ये बहरान दिया, लेकिन आपके वो कौन से इकदाम थे जिनकी वजह से ये बहरान खत्म हो गए हैं, या अब उन एरियाज में बेहतरी नजर आ रही है? प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद एक और इशू पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
कल मौलाना फजल रहमान साहब ने मुलाकात की है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। ये मुलाकात इस हवाले से अहम थी कि जरदारी साहब की बेल के बाद ये उनकी पहली सियासी अपीयरेंस थी और कल वो इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग में मजीद क्या हुआ, क्या अहम बातें हुई, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हामिद मीर साहब। हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मेरे आपसे दो सवाल हैं इस मीटिंग के हवाले से। पहला तो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब नाराज़ हो गए थे पीपल्स पार्टी से भी, नून लीग से भी, तो क्या वो नाराज़गी दूर हो गई है जिस वजह से कल ये मीटिंग हुई? और दूसरा सवाल ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब की कल अपीयरेंस थी, क्या उसकी सिर्फ एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है या आप समझते हैं कि उस मीटिंग में ऐसी अहम बातें होनी थी जिसकी वजह से आसिफ अली जरदारी साहब उस मीटिंग का हिस्सा थे? अच्छा, आपने शहजाद भाई दो सवाल किए हैं, तो जो पहला सवाल है मैं पहले उसका जवाब दे देता हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो है पिछले साल अक्टूबर उन्होंने अपना आज़ादी मार्च किया था, तो उस मार्च के बाद वो मुस्लिम लीग नून से कुछ मायूस थे, नाराज़ थे। पीपल्स पार्टी से उनकी नाराज़गी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए कि पीपल्स पार्टी ने उनके साथ कोई इतना बड़ा वादा नहीं किया था। लेकिन जो कल की मीटिंग थी मौलाना फजल रहमान साहब की आसिफ जरदारी साहब से और बिलावल से, तो उसमें मौलाना फजल रहमान ने ये बात की आसिफ जरदारी साहब के साथ कि मैं कराची से चला था और अगर आपके जो सिंध के कारकुन हैं वो भी मेरा साथ देते तो शायद हम इस्लामाबाद पहुंचने तक कोई बहुत बड़ा मार्का जो है वो सरंजाम दे देते। तो इस पर आसिफ जरदारी साहब ने उनको ये कहा कि आप दुरुस्त कहते हैं, लेकिन बात यह है कि आपकी जो असल आपका जो डिपेंडेंस थी, आपका असल इन्हिसार जो है वो तो मुस्लिम लीग नून पे था और उन्होंने जो लाहौर में कंटेनर तैयार किए हुए थे वो कंटेनर आपके साथ जाने थे, तो आपका शिकवा उनके साथ बनता है। आपने हमें बुलाया अपने जलसे में, हमारे लोग मुसलसल जितने दिन आप बुलाते रहे वो जाते रहे और बिलावल ने भी जाके वहाँ पे तकरीर की। तो जो कल की मीटिंग थी उसमें मौलाना फजल रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी से कोई ज़्यादा शिकवे शिकायत नहीं किए, लेकिन जो एक आने वाली APC है उस पर बातचीत की, तो उसमें जो जरदारी साहब की प्रेजेंस है वो उसकी एक अहमियत ये है कि आसिफ जरदारी साहब जो है उनको काफ़ी दिनों के बाद जो उनकी छोटी बेटी हैं आसफा भुट्टो जरदारी, उन्होंने किसी सियासी मुलाकात की इजाज़त दी है, क्योंकि वो डॉक्टरों की कम सुनते हैं और अपनी छोटी बेटी की बात ज़्यादा सुनते हैं। तो उसने पाबंदी लगाई हुई थी और जरदारी साहब को कोई मिल नहीं सकता था, तो ये आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मौलाना फजल रहमान साहब को आसफा भुट्टो ने अलाउ किया कि वो उनके वालिद साहब को मिल लें। तो इसमें सियासी गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो मेरी इतलात हैं वो यही है कि बिलावल साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान को कहा है कि हम पहले भी एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करते रहे हैं, हम आइंदा भी ताउन कर सकते हैं, लेकिन जो आप करना चाह रहे हैं उसमें जो मेन किरदार है वो मुस्लिम लीग नून का है, क्योंकि अगर आप कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, ख्वाह वो स्ट्रीट पावर के ज़रिए आप लाना चाहते हैं या आप इन हाउस तब्दीली लाना चाहते हैं, तो दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून पर आपको जो है ना इन्हिसार करना पड़ेगा। अलबत्ता जो इस मुलाकात में कुछ बलोचिस्तान के हवाले से जो गुफ्तगू हुई है, तो उसमें आसिफ जरदारी साहब ने उनको अपने ताउन का यकीन दिलाया, क्योंकि बलोचिस्तान असम्बली में पीपल्स पार्टी को कोई मेंबर नहीं है, लेकिन जरदारी साहब का अपना ज़ाती असर और रसूख और ताल्लुक़ है बलोचिस्तान असम्बली के कुछ मेंबर्स के साथ। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान की वहाँ पे एक पोजीशन मजबूत है, वहाँ पे अगर वो चाहें तो कोई तब्दीली ला सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर कोई तहरीक चलाने के मूड में है। अच्छा, आपने कहा कि कल मीटिंग में बिलावल जरदारी साहब ने और आसिफ जरदारी साहब ने मौलाना साहब से ये कहा है कि जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको नून लीग की हिमायत की ज्यादा जरूरत है, तो मतलब मौलाना फजल रहमान साहब इस एजेंडा के साथ वहां पे गए थे कि अब हुकूमत को तब्दील करना है, एक और वो स्ट्रीट शो करना चाहते हैं, कोई पावर शो करना चाहते हैं जिससे हुकूमत को गिराया जाए? देखिए ना शहजाद साहब, बात यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब पिछले साल भी इमरान खान साहब को निकालना चाह रहे थे ना, तो अभी भी उनका एजेंडा तो यही है, वो इमरान खान साहब को निकालना चाह रहे हैं। लेकिन जो अभी APC होने वाली है उस APC में इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो अभी तक एजेंडे पे मेरी इतला के मुताबिक नहीं है। अभी तक एजेंडे पे जो है वो 18वीं तरमीम है, NFC अवार्ड है, तो इस तरह के मामलात हैं जिस पे अपोजिशन जो है वो इकट्ठे होकर कोई हिकमत अमली बनाना चाह रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि 18वीं तरमीम को कहीं से फौरी तौर पे कोई थ्रेट है, क्योंकि तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के पास तो 2 तिहाई अक्सरियत नहीं है।
तो अगर APC जो है वो लोड शेडिंग पे हो या महंगाई पे हो या हुकूमत की तब्दीली पे हो तो उस APC की समझ आती है, लेकिन जो APC 18वीं तरमीम पे और NFC अवार्ड पे की जा रही है तो उस APC की समझ नहीं आती। तो ऐसा लगता है कि अभी तक अपोजिशन जमातें जो हैं वो खुद उनमें कोई कंसेंसस नहीं है कि हमने APC में क्या करना है, और आने वाले दिनों में अगर हमने हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलानी है तो वो तहरीक जो है वो असम्बली के अंदर से आएगी या बाहर से आएगी। इस पूरी इक्वेशन में नून लीग इस वक्त कहाँ खड़ी है? बिलखसूस अगर मामलात 18वीं तरमीम और NFC को लेकर हैं तो इस पर तो नून लीग की पोजीशन उतनी हार्ड नहीं है जितनी पीपल्स पार्टी की रही है। नून लीग तो कहती है कि NFC में तब्दीली करना चाहिए, खासतौर पर जब शाहिद खगन अब्बासी साहब वजीर आजम थे। 18वीं तरमीम पर भी वो कह रहे हैं कि अगर इसको बेहतर बनाने के लिए अगर निचले सतह पर इख्तियारात देने तक का मामला है तो उस पर तो नून लीग तैयार है बात करने के लिए। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब नून लीग की हुकूमत थी, शाहिद खगन अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे उन्होंने कुछ जो अरबाब इख्तियार हैं उनके साथ कुछ इस तरह की बातें की थी कि हम तो 18वीं तरमीम में नज़रसानी के लिए तैयार हैं, उसकी कुछ शिकों को भी तब्दील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हाउस के अंदर कंसेंसस होना चाहिए। तो लेकिन असल जो मौलाना फजलुर रहमान साहब का मसला है वो कहते हैं कि मैंने टोकरी में से एक अंडा नहीं निकालना, टोकरी में एक अंडा ख़राब नहीं है, सारे अंडे ख़राब हैं। तो वो तो पूरी की पूरी हुकूमत को निकालना चाहते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो संभल के चलना चाहती है। वो एक सूबे में हुकूमत कर रही है, उसका स्टेक है। मौलाना फजलुर रहमान का तो कोई स्टेक नहीं है, उनकी तो ना मरकज़ में कोई हुकूमत में उनका हिस्सा है, ना किसी सूबे में है। इस वक्त असल जो मामला है वो मुस्लिम लीग नून के साथ है, और जो मुस्लिम लीग नून के दोस्त शायद मेरी बात का बुरा मनाएं, लेकिन इस वक्त उनकी पार्टी के अंदर वही सूरत हाल है जो तहरीक इंसाफ के अंदर है। तहरीक इंसाफ के अंदर भी जो उनकी सीनियर लीडरशिप है उसके आपस में मामला ठीक नहीं है, और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी यही सूरत हाल है। शायद इसलिए जो मुस्लिम लीग नून की जो मरकजी लीडरशिप है वो अभी तक इमरान खान साहब को कोई टफ टाइम देने में कामयाब नहीं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कल मीटिंग में क्या गुफ्तगू हुई वो हमसे शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद एक बहुत अहम खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। तुर्की के सबसे बड़े और तारीखी शहर इस्तांबुल की तारीखी इमारत आया सोफिया म्यूजियम रहेगी या इसे दोबारा मस्जिद बनाया जाएगा, ये वो सवाल था जिस पर तुर्की के सियासी, समाजी और मजहबी हलकों के अलावा मकामी और आलमी मीडिया में कई सालों से बहस जारी थी। मगर कल तुर्की की आला तरीन अदालत काउंसिल ऑफ स्टेट ने इस पर अपना तहरीरी फैसला जारी करके इस बहस को खत्म कर दिया है। तुर्की की हाईएस्ट कोर्ट ने कल अपने फैसले में जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क और उनकी काबीना के 1934 में किए गए फैसले को कलअदम करार देते हुए आया सोफिया को म्यूजियम बनाने का फैसला गैर कानूनी करार दिया है। अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद ने 1470 में कस्बिये के दस्तावेज में इसे मस्जिद के लिए मुख्तस किया था, इसलिए इसे कानूनी तौर पर किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जबकि यूनेस्को के कन्वेंशन में भी ऐसा कोई नुक्ता नहीं है जो आया सोफिया को मकामी कानून के तहत इस्तेमाल करने से रोक सके। अदालत ने फैसले में वाजे किया कि आया सोफिया सुल्तान मोहम्मद की जाती मिल्कियत का हिस्सा थी और उन्होंने अपनी वसीयत में इसे हमेशा के लिए मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। इसीलिए 1934 में काबीना का फैसला गैर कानूनी था, जिसे मनसूख करने का फैसला किया जाता है। वाज़ेह रहे कि तुर्की के मकामी NGO ये मामला अदालत लेकर गई थी। 2 जुलाई को अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुने और इसके बाद उस हवाले से फैसला महफूज किया था, जो कल जारी कर दिया गया। अदालती फैसले के कुछ देर बाद सदर तैयब अर्दोगान ने भी सदारती हुक्मनामा जारी करते हुए आया सोफिया को मस्जिद के तौर पर खोलने की इजाजत दे दी और अपने खिताब में वाज़ेह किया कि आया सोफिया की मस्जिद में दोबारा तब्दीली के बावजूद आया सोफिया के दरवाजे मकामी अफराद और गैर मुल्कियों, मुसलमानों और गैर मुसलमानों के लिए खुले रहेंगे। सदर अर्दोगान ने कहा कि तुर्की के नजरिए और सोच से हटकर किसी भी किस्म के बयानबाजी मुल्की खुदमुख्तारी के खिलाफ तस्वुर की जाएगी। तुर्क अदालत और हुकूमत ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने का फैसला कर लिया है, मगर इस फैसले के बाद सवाल ये पैदा होता है कि सदर तैयब अर्दोगान जो आया सोफिया को मस्जिद बनाने के हवाले से अपना मौकिफ बार बार तब्दील करते रहे हैं, उनकी हुकूमत को इस वक्त आया सोफिया को मस्जिद बनाने का मामला उठाने की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या ये सिर्फ एक मजहबी मामला है या इसके पसे पर्दा सियासी मुहरकात भी शामिल है। अहम सवाल ये भी है कि तुर्क हुकूमत इस मसले पर आलमी दबाव को किस तरीके से टैकल करेगी, क्योंकि अमरीका, यूनान और रूस समेत मुख्तलिफ ममालिक, तंजीमें और ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों की मजहबी पेशवा तुर्की को आया सोफिया के स्टेटस में तब्दीली पर बार बार खबरदार करते रहे।
इन मामलात पर आगे चल के हम तफसील से बात करेंगे, मगर पहले आया सोफिया की तारीखी, मजहबी और सियासी अहमियत पर नजर डालते हैं। आया सोफिया तुर्की के शहर इस्तांबुल में वाक़े वो तारीखी इमारत है जो दुनिया की बड़ी ताकतों, तहजीबों और मज़ाहिब के तसादुम की दास्तान सुनाती है। ये इमारत कई सदियों तक गिरजाघर रही, फिर इसे मस्जिद और बाद में इसे म्यूजियम में तब्दील किया गया, जबकि अब इसे एक बार फिर मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी गई है। आया सोफिया की इमारत 537 ईस्वी में कायम की गई थी, जिसके बाद तकरीबन 900 साल तक ये ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों का मजहबी गढ़ रही। इस इमारत को 9 सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर का सियासी किबला होने का एजाज भी हासिल है, मगर फिर सल्तनत उस्मानिया के दौर में इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 8 हफ्ते के मुहासरे के बाद कुस्तुनतुनिया फतह किया, जिसके बाद इस तारीखी इमारत को गिरजाघर से मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल में पहली बार जिस जगह नमाज जुमा अदा की वो भी यही इमारत थी। तकरीबन 500 सालों तक आया सोफिया को मुस्लिम दुनिया में अहम मजहबी मकाम का दर्जा हासिल था। कई सालों तक आया सोफिया दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद रही। अहम बात यह है कि वो क्या वजह थी कि कई मुसलमान हुक्मरानों की तरह सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भी सुल्तान बनने के फौरी बाद कुस्तुनतुनिया फतह करने की ठानी, और आया सोफिया की ऐसी क्या अहमियत थी जिसकी वजह से इसे मस्जिद में तब्दील किया गया। याद रहे कि सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले मुसलमानों की जानिब से कुस्तुनतुनिया फतह करने की कम से कम 8 कोशिशें हो चुकी थी, मगर सुल्तान मोहम्मद फातेह वो पहले हुक्मरान थे जो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुए। मुख्तलिफ तारीखी किताबों और हवालों से ये बात सामने आती है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह की इंस्पिरेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बशारत की थी कि मुसलमान फौज एक दिन कुस्तुनतुनिया जरूर फतह करेगी और कुस्तुनतुनिया फतह करने वाला लश्कर और इसका सिपह सलार दोनों खूब लोग होंगे। यही वो बशारत थी जिसकी वजह से सुल्तान मोहम्मद को कुस्तुनतुनिया से गहरा जज्बाती लगाव था और इस शहर को फतह करना उसका ख्वाब था। इन्हीं तारीखी वाकयात पर कुछ माह पहले नेटफ्लिक्स ने राइज ऑफ एम्पायर्स नामी सीरीज रिलीज की थी, जिसमें यह दिखाया गया है कि 29 मई 1453 को जब कुस्तुनतुनिया फतह हुआ तो जिस इमारत में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने सबसे पहले कदम रखा वो यही इमारत थी, और आया सोफिया की खूबसूरती ने सुल्तान मोहम्मद को हैरान कर दिया था। कुस्तुनतुनिया फतह होते ही आया सोफिया पर इस्लामी परचम लहराया गया और इसे गिरजाघर से मस्जिद में तब्दील किया गया। तारीखी हवालों से इस फैसले की यह वजह सामने आती है कि आया सोफिया को मसीह दुनिया में सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि खास सियासी मकाम भी हासिल था। आया सोफिया ईस्टर्न रोमन एम्पायर का सियासी हेडक्वार्टर था। ये वही इमारत थी जहां बजंतीनी हुक्मरानों और मजहबी रहनुमाओं की ताजपोशी हुआ करती थी और यहीं रियासती फैसले भी लिए जाते थे। इसलिए सुल्तान मोहम्मद ने कुस्तुनतुनिया की फतह के फौरी बाद इसे मस्जिद में तब्दील करके इस्तांबुल पर अपनी सियासी अथॉरिटी नाफिज करने का फैसला किया। आया सोफिया 500 सालों तक मस्जिद के तौर पर कायम रही, मगर 1924 में उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद तुर्की ने खुद को आईनी तौर पर सेकुलर रिपब्लिक करार दिया और जदीद तुर्की के बानी मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने 1935 में आया सोफिया को मस्जिद से म्यूजियम में तब्दील कर दिया। आया सोफिया को आज भी दुनिया में एक खास मकाम हासिल है। आया सोफिया तुर्क हुकूमत के लिए आमदन का भी एक बड़ा जरिया है। ये तुर्की का नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट है। हर साल 35 लाख से ज्यादा सयाह आया सोफिया का रुख करते हैं और तुर्क हुकूमत हर गैर मुल्की सयाह से एंट्री फी के तौर पे 100 लीरा लेती है, यानी कि 2500 रुपए। आज भी अगर आप तुर्की जाएं और आया सोफिया का दौरा करें तो आपको हर जगह ईसाईयत और इस्लाम दोनों की तारीखी निशानियां नजर आएंगी। इसकी दीवारों, इसके मेहराब और राहदारियों को देखकर आपको इसके मुनफरद होने का एहसास होगा। यहाँ आपको जगह जगह कदीम बाज़ंतीनी सल्तनत और ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत की बाकियात नजर आएंगी। दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स और तस्वीर के शाकार नजर आएंगे जिनकी इस्लाम में तो ममानियत है, मगर ईसाई मजहब में इसे खास अहमियत हासिल है। इसी के साथ साथ आपको आया सोफिया के गुंबद पर इस्लामी कैलीग्राफी, कुरानी आयात और दीवारों पर अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चारों खुलफाए राशिदीन के नामों की बड़ी बड़ी तख्तियाँ भी नजर आएंगी। पिछले 85 सालों में आया सोफिया म्यूजियम रहा है और यहाँ हर साल लाखों लोग सयाहत के लिए आते हैं। लेकिन कल तुर्की की आला अदालत ने आया सोफिया को एक बार फिर मस्जिद में तब्दील करने की इजाज़त दे दी है। तुर्क अदालत के इस फैसले से तुर्की के हुक्मरान जमात और अवाम मुतमईन नजर आते हैं, जबकि आलमी मीडिया के मुताबिक लिबरल ऑपोजिशन जमातें और सिविल सोसाइटी भी इस फैसले की मुखालफत इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें खदशा है कि तुर्क सदर अर्दोगान इस मामले को मजहबी रंग देकर इसे सियासी फायदा हासिल कर लेंगे। कल जब आया सोफिया को मस्जिद बनाने का फैसला सामने आया तो तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में इस फैसले पर जश्न के मनाजिर देखे गए। आया सोफिया से काफ़ी अरसे बाद अजान भी दी गई और अवाम ने
आया सोफिया के बाहर नमाज भी अदा की। तुर्की की आवाम कई सालों से आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का मुतालबा कर रही थी और अब उनका ये मुतालबा पूरा हो चुका है। पिछले महीने जारी होने वाले एक सर्वे के मुताबिक तुर्की के 73% अवाम ये चाहते थे कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया जाए, जबकि 22% ने इसकी मुखालफत की थी। तुर्की की दाखिली सियासत में तो सदर अर्दोगान की हुकूमत को इस हवाले से किसी खास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा है, मगर आलमी सतह पर इस फैसले के दूरअस्त नताइज निकल सकते हैं, क्योंकि अमरीका, रूस, यूनान और अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ैली तंजीम यूनेस्को समेत मुख्तलिफ ममालिक तुर्की को खबरदार करते रहे हैं कि आया सोफिया वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा है और अगर इसका स्टेटस तब्दील किया गया तो इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। 1 जुलाई को अमरीकी सेक्रेटरी खारजा माइक पॉम्पियो ने भी अपने ट्वीट में मुतालबा किया था कि तुर्की आया सोफिया का स्टेटस तब्दील करने से बाज रहे और इसे म्यूजियम ही रहने दिया जाए। इस मुतालबे को तुर्क सदर ने मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। यूनान और रूस में मुकीम ऑर्थोडॉक्स ईसाइयों ने भी आया सोफिया की मस्जिद में तब्दीली के मुमकिना फैसले पर अपने खदशात का इजहार किया था, जबकि इस्तांबुल में मुकीम ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबरा ने भी हुकूमत से अपील की थी कि अगर आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाया गया तो इससे दुनिया भर के करोड़ों ईसाइयों के जज्बात को ठेस पहुंचेगी और मशरिक और मगरिब के ताल्लुकात मजीद खराब होंगे। रूसी हुकूमत और रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबरा भी तुर्क हुकूमत को खबरदार करते रहे हैं कि आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने का फैसला इनके लिए नाकाबिले कबूल है और इस फैसले के बाद तुर्की और रूस के ताल्लुकात मजीद बिगड़ सकते हैं, जिसके बाद ये सवाल पैदा होता है कि इस शदीद आलमी रद्द-ए-अमल के बावजूद सदर तैयब अर्दोगान ने आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने का मामला क्यों उठाया और क्या ये सिर्फ मजहबी मामला था या इसके पसे पर्दा कुछ सियासी मुहरकात भी हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें तुर्की की अंदरूनी सियासत और हालिया बरसों में पेश आने वाली सियासी तब्दीलियों का जायजा लेना पड़ेगा। याद रहे कि सदर तैयब अर्दोगान का आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने से मुतल्लिक मौक़िफ़ बार बार बदलता रहा है। सदर अर्दोगान अपनी सियासत के इब्तदाई दिनों में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद बनाने के कट्टर हामियों में से थे, मगर जब 2002 में वज़ीर आज़म बने और उनकी जमात की तुर्की सियासत में गिरफ्त मजबूत होती रही, वैसे वैसे सदर अर्दोगान का इस हवाले से मौक़िफ़ भी नरम पड़ता गया। कुछ साल पहले उन्होंने ये तक कहा था कि जो लोग आया सोफिया को मस्जिद बनाना चाहते हैं वो पहले तुर्की की दूसरी मस्जिदों को तो भर लें जो नमाज के दौरान खाली होती हैं। इसके अलावा जब पिछले साल न्यूजीलैंड में मस्जिद पर हमला हुआ और दर्जनों नमाजी शहीद हुए तो कई मुस्लिम ममालिक की तरह तुर्की में भी शदीद गम व गुस्सा पाया गया था और शहरियों ने हुकूमत पर दबाव डाला था कि वो फौरी तौर पर आया सोफिया को मस्जिद बनाने का फैसला करें, मगर तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने मुजाहिरीन को यह कहकर झड़क दिया था कि लोग आया सोफिया के करीब वाक़े सुल्तान अहमद मस्जिद को तो नमाजियों से भर नहीं सकते और फिर कहते हैं कि आया सोफिया को नमाजियों से भरने की इजाज़त दी जाए। यानी सदर तैयब अर्दोगान ने पहले आया सोफिया को मस्जिद बनाने की हिमायत की और फिर इसकी मुखालफत की, मगर तुर्की के मकामी इंतखाबात से कुछ रोज़ पहले तुर्क सदर के मौक़िफ़ में एक बार फिर अचानक से तब्दीली आई। इस्तांबुल समेत मुख्तलिफ शहरों में लोकल इलेक्शन के मौके पर तुर्क सदर की जमात AK पार्टी को सख्त सियासी दबाव का सामना था। इनकी जमात के कई सीनियर रहनुमा उनका साथ छोड़ने लगे थे। सदर अर्दोगान की मकबूलियत में कमी आना शुरू हुई थी और यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इनकी जमात 25 साल में पहली बार इस्तांबुल मेयरशिप हार सकती है और इस पूरी सूरत हाल के बाद सदर अर्दोगान ने एक बार फिर आया सोफिया को मस्जिद बनाने का मामला जोरों शोर से उठाना शुरू कर दिया। 27 मार्च को एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 31 मार्च के इंतखाबात के बाद आया सोफिया को इसके असल की तरफ पलटा दिया जाएगा, यानी कि इसे दोबारा मस्जिद बना दिया जाएगा। सदर तैयब अर्दोगान ने इलेक्शन से पहले आया सोफिया को मस्जिद बनाने का वादा किया था। इनकी जमात 25 साल बाद इस्तांबुल के मेयरशिप का इलेक्शन तो हार गई, मगर इसके बावजूद इनका मौक़िफ़ आया सोफिया को मस्जिद बनाने के हवाले से सख्त होता रहा। पिछले कुछ महीनों में आया सोफिया में ऐसे इवेंट्स हुए जो कि सालों में नहीं हुए थे। फतह कुस्तुनतुनिया के 567 साल पूरे होने पर आया सोफिया के अहाते में कुरान की तिलावत की गई और इसे बराह रास्त टीवी पर नशर भी किया गया था। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस इवेंट के कुछ रोज़ बाद सदर तैयब अर्दोगान ने पार्टी इजलास में कहा था कि 15 जुलाई को आया सोफिया के अंदर नमाज की अदायगी की तैयारियां की जाए। सदर अर्दोगान के बयानात और रवैये से ये बात वाज़ेह है कि जब जब सदर अर्दोगान को सियासी तौर पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और उनकी मकबूलियत में कमी आई है, तब तब उन्होंने आया सोफिया का मसला उठाया है और इसे मस्जिद में तब्दील करने की बात की है। जबकि अब तुर्क अपोजिशन, सिविल सोसाइटी और बेशतर आलमी मीडिया भी आया सोफिया को मस्जिद बनाने को सियासी फैसला करार दे रहा है, जिनके मुताबिक तुर्क सदर ने यह मामला इसलिए दोबारा उठाया क्योंकि वो अपनी गिरती हुई मकबूलियत को बचाना और बढ़ते माशी मसाइल से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते थे।
इसके अलावा जो सर्वे पिछले महीने जारी किया गया, इसमें अवाम की अक्सरियत ये चाहती थी कि आया सोफिया को मस्जिद बनाया जाए, मगर इनमें से 55% लोगों का ये ख्याल था, वो ये समझते थे कि सदर तैयब अर्दोगान ने इस मामले को सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया है और वो आया सोफिया का मामला उठाकर लोगों की तवज्जो माशी मसाइल से हटाना चाहते हैं। बहरहाल इस फैसले की वजूहात जो भी हों, तुर्क हुकूमत ने अब ये फैसला कर लिया है और अब देखना ये होगा कि तुर्क हुकूमत इस हवाले से आलमी दबाव का मुकाबला कैसे करती है और इसके किस हद तक मनफी असरात सामने आते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।